तो जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फाइल को जारी की होंगे। और हमने चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 क्लास कर दिया है और तीसरा क्लास ई होने वाला है, जिसमें हमने टोटल 5 डेरिवेशन देख लिया है। हाँ, शायद 5 डेरिवेशन हो चुका है। और इसमें आज का टॉपिक हमारा है समविभव पृष्ठ। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज कौन सा दिन है? आज हमारा इस चैप्टर के लिए तीसरा दिन है। तो यहाँ पर 3 होगा, 3 होगा। तो वो सब तो पढ़ लिए, वो आप उसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक ही रहेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो। और तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ बोले तो देखिए, समविभव लिखा हुआ है, इसको बांट दो। समविभव, सम बोले तो सम और एक विभव। सम मतलब समान, बराबर ये होता है। और विभव मतलब वर्क और आवेश का अनुपात, मतलब किसी आवेश को अनंत से लाइन में कार्य किया जाता है तो कार्य और आवेश का अनुपात विभव होता है। और सम विभव पृष्ठ पढ़ने वाले हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान या बराबर, अब विभव मतलब ऐसा पृष्ठ जिसका सभी जगह विभव क्या हो, समान हो, तो उसी को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यही शॉर्ट फॉर्म हुआ इसको पढ़ने का। तो समविभव पृष्ठ का थोड़ा सा परिभाषा देख लो, फिर इसका गुण और इसके गुण से लघु उत्तरीय क्वेश्चन या फिर अभिव्यक्ति क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो समविभव पृष्ठ है, तो नाम से ही पता चल गया। अब इसका परिभाषा इस प्रकार होगा कि वैसा पृष्ठ जिसमें आवेश वितरण, वैसा पृष्ठ जिसमें आवेश वितरण के कारण विभव समान हो, विभव क्या हो, समान हो, एक जैसा हो, सब जगह बराबर हो, समान हो, तो वैसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो वैसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। वैसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कैसे दिख रहा है, कहते हैं। वैसा पृष्ठ जिसमें आवेश वितरण के कारण विभव समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। आवेश वितरण आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। आवेश वितरण 3 स्थिति में होता है, एक रेखीय होता है, एक पृष्ठीय होता है, एक आयतन वाले भाग में होता है। तो वही जब मतलब समान लो कोई पृष्ठ हुआ, क्या है? पृष्ठ हुआ, पृष्ठ है, और इसमें सभी जगह आवेश, चारों जगह मान लो धनात्मक आवेश फैला हुआ है, सभी जगह वही आवेश फैला हुआ है। अब किसी पृष्ठीय पृष्ठ है, कौन से किसके कारण आवेश वितरण है? पृष्ठ के कारण। तो ये पृष्ठीय पृष्ठ है और इसमें सभी जगह आवेश फैला हुआ है, लेकिन पृष्ठ एक ऐसा हो जिसमें आवेश वितरण कारण विभव समान हो। विभव समान कब होता है? जब आवेश समान हो। तो मान लो विभव ही, तो ये पृष्ठ हुआ, इसमें सभी जगह एक जैसा, अगर कोई आवेश यहाँ पर कोई बिंदु Q है, यहाँ पर भी बिंदु कोई Q2 है, लेकिन क्या हो, इसका भी मान 1 कूलम हो, इसका भी मान 1 कूलम हो, यहाँ पर भी आवेश लिए ये भी 1 कूलम हो। अब सभी पर आवेश समान है, तो इसके कारण विभव भी क्या होगा? समान होगा। जब समान होगा तो कार्य भी समान होगा उसके कारण, मतलब जब आवेश एक जैसा हो, सभी का सभी आवेश बराबर हो, तो इसका वर्क भी क्या होगा? बराबर होगा। जब वर्क और आवेश का अनुपात ही विभव कहलाता है, तो इसके कारण विभव भी क्या होगा? समान होगा। सभी जगह विभव क्या होगा? एक ही जैसा होगा। तो ऐसे पृष्ठ को ही समविभव पृष्ठ कहा जाता है। तो ये तो इसका परिभाषा हुआ। अब इसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुण होते हैं, ये भी पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। ठीक क्या रहेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो समविभव पृष्ठ आपको समझ आ गया होगा। अब क्या पढ़ने वाले? समविभव पृष्ठ के गुण। तो समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। नंबर 1, फर्स्ट गुण। सबसे पहले तो इसमें इस पृष्ठ में सभी विभव का मान क्या होगा? समान होगा। इसके परिभाषा से ही एक गुण पता चल रहा है कि इसमें जितना भी विभव होगा वो सभी समान होगा। तो अगर ये पृष्ठ है,
ये पृष्ठ है, कोई आवेश इस तरह से फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है और सभी जगह विभव क्या होगा, समान होगा। जितना भी इधर विभव फैला हुआ है ये सब समान होगा। तो इसमें ये पहला गुण ही हो जाता है कि इसमें प्रत्येक स्थान पर, इसमें प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है मतलब बराबर होता है। सभी विभव का मान क्या होता है, समान होता है। इसमें पहला गुण ये हुआ कि इसमें विभव का मान समान होता है। और इसका दूसरा गुण, अब इसका दूसरा गुण विभवांतर होता है। विभवांतर का परिभाषा आपने क्या पढ़ा है कि दो विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। आवेश फैला हुआ है, अगर यहाँ पर कोई विभव है, यहाँ पर भी कोई विभव है, और इन दोनों के बीच के अंतर को कहते हैं क्या, विभवांतर। दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर होता है। तो अगर यहाँ पर भी विभव तो आप पढ़े हैं कि विभव समान होता है चाहे कोनो भी जगह हो, तो इसके अंतर विभवांतर क्या होगा, समान होगा। अगर यहाँ पर भी विभव है और इधर भी विभव है और हम इसका विभवांतर निकाल रहे हैं, ठीक, इधर भी यानी समान आवेश कर दिया तो जीरो। तो इससे क्या आपको इससे क्या गुण पता चलता है कि इसमें विभवांतर शून्य होता है। तो इसके समविभव पृष्ठ का दूसरा गुण क्या होगा कि इसमें विभवांतर या फिर इसमें दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है। दो विभवों के बीच विभवांतर समान होता है। पहला गुण, इसमें विभव का मान समान होगा। दूसरा गुण, इसमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। बराबर नहीं, शून्य होता है, शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। तो इधर से समान भी इधर से समान होगा, घटेगा तो जीरो होगा। तो इसका मतलब इसमें दो बिंदु के बीच विभवांतर शून्य होता है। और इसका तीसरा गुण क्या होता है, तीसरा गुण, इसके कार्य के बारे में पढ़ लेते। तो कार्य भी शून्य ही होगा। जब विभवांतर समान, आवेश समान, विभवांतर समान, तो कार्य भी शून्य होगा। तो इसमें लिखेंगे तीसरा गुण, इसका तीसरा गुण ये कहता है कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब इस पृष्ठ में, इसमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कार्य नहीं होता या फिर शून्य होता है, कार्य शून्य होता है। और ये ही ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक समविभव पृष्ठ है तो उसमें कार्य कितना होता है, फिर कार्य ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, अनंत होता है, या कार्य नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्य नहीं होता है। तो ये तीसरा गुण हुआ। और चौथा गुण क्या होता है कि इसमें विभव नियत होता है। नियत मतलब समान, नहीं बदलने वाला, संरक्षित। तो वही इसमें विभव नियत होता है, बदल भी नहीं करता है। यहाँ भी विभव एक ही जैसा है, यहाँ भी कहीं भी क्षेत्र मान ले, अगर पूरा बोर्ड को हम समविभव पृष्ठ मान ले, तो यहाँ भी विभव वही होगा। यहाँ भी अगर यहाँ पर विभव जो होता है कि 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा समविभव पृष्ठ में। तो चौथा गुण ये भी हो सकता है कि इसमें विभव नियत होता है, इसमें विभव नियत होता है, विद्युत विभव नियत होता है। विद्युत विभव क्या होता है, नियत होता है। इसमें विद्युत विभव नियत होता है। और चौथा गुण क्या कहता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। हाँ, ये तो और पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। इसका पांचवा गुण, समविभव पृष्ठ में दिखाए
रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती। इसमें रेखाएं जो भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। और कौन सा गुण है? पांचवा गुण है। छठा गुण क्या कहता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव गोलाकार होता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। इसका छठा नंबर गुण हुआ बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय या फिर गोलाकार होता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय या गोलाकार होता है। संकेंद्रीय मतलब जैसे दुग अगर हम वृत्त बनाए तो उसमें मान लो कि पहले एक वृत्त बनाए, एक छोटा वृत्त हुआ, इसका केंद्र ये हुआ, और इसी केंद्र से एक और हम वृत्त बनाए, तो इन जब दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जब केंद्र एक ही हो तो उसे ही संकेंद्रीय कहा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय या गोलाकार होता है। मतलब इसमें जब समविभव पृष्ठ है और इसमें कोई किसी एक आवेश को बिंदु आवेश मान लिया जाएगा, तो ऐसे ही एक आवेश को बिंदु आवेश माना जाएगा, तो समविभव पृष्ठ क्या होगा? संकेंद्रीय हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, क्योंकि इसका भी केंद्र सबका केंद्र एक ही हो जाएगा। तो इसलिए बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होता है? संकेंद्रीय या गोलाकार होता है। और सातवां गुण कहता है कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्या बल रेखाएं, या इसी वैद्युत क्षेत्र रेखा को बल रेखा कहा जाता है, या बल रेखाएं भी लिखो। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ में रेखाएं जो होगी या बल रेखाएं होगी पृष्ठ के लंबवत होगी। समविभव पृष्ठ है, अगर इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच दे तो लंबवत ही होगी। जैसे ऐसे लंबवत ऐसे होता है, तो पृष्ठ है तो ऐसे लंबवत होगी, इसमें 90 डिग्री का क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में इतना ही था कि वैसा पृष्ठ जिसमें आवेश वितरण का विभव क्या हो? समान होता है, पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसके गुण क्या क्या है कि सभी जगह पर विभव का मान समान होता है, इसमें दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर इसके अंदर शून्य होता है, और इसको एक दूसरे से दूसरी जगह लाते हैं तो कार्य नहीं होता है, शून्य होता है। और इसमें विद्युत विभव भी नियत होता है, सभी जगह एक ही जैसा है तो नियत नहीं होगा। और पांचवा पॉइंट है कि इसमें रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। इसमें रेखाएं कैसे काटेगी? जब काटेगी फिर भी शून्य हो जाएगा, तो इसमें रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी। दूसरा चीज अगला पॉइंट है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय या गोलाकार होता है। मतलब इसमें एक केंद्र होता है, और इस बिंदु आवेश को अगर किसी एक आवेश को बिंदु आवेश मान लिया जाए तो इसके कारण जो पृष्ठ होता है गोलाकार होता है, संकेंद्रित होता है। संकेंद्रित क्या? जिसमें कई सारे पृष्ठों का केंद्र एक ही होता है, इसे संकेंद्रित कहते हैं। और अगला की समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इस समविभव पृष्ठ के बारे में बस इतना ही था। फिर इसके कारण अगला टॉपिक अपने वाले है क्या? वैद्युत क्षेत्र और विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। तो ये आपको समझ आ गया होगा।
अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। तो इस टॉपिक को भी लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी आवेश पर बल लगाओ तो उस बल का अनुपात और आवेश का अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि F/Q0 होता है, Q0 परीक्षण आवेश, और विभव में क्या होता है, W=Q0 होता है। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, उस संबंध को देखेंगे। तो इसका संबंध ऐसे होता है -dV/dr, और ये संबंध होता है मॉडुलस में परिमाण में लिखा जाए तो इसके अंडर मॉड लग जाएगा, तो ये हो जाता है क्या, dV/dx या dr, dx/dr, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। तो इसका संबंध ऐसे निकलता है, मतलब ये आता है संबंध में, और तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है, विभव में का सूत्र ये होता है, और इन्हीं के बीच हम लोग को संबंध निकालना है। कि अपना फिजिक्स जो है इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फार्मूला, सूत्रों का जन्म इसी से होता है, छोटे छोटे चीजें सूत्र निर्माण हो जाता है। तो पहले बनाएंगे इसका क्या, चित्र बनाएंगे एक आवेश का, कोई आवेश बनाओ पहले। ये हुआ क्या, ये हुआ आवेश, कौन सा हुआ, आवेश हुआ। इतना बड़ा क्षेत्र है तो किसी एक को आवेश भी मान लेंगे। अब इस आवेश से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस आवेश से वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, इधर वैद्युत क्षेत्र गया, वैद्युत क्षेत्र को किसे सूचित करते हैं, ई से। तो ई कोई आवेश है, और आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जा रहा है क्या, ई, वैद्युत क्षेत्र चला गया वैद्युत क्षेत्र ई। अब इस आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, जब किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न तो उस पर बल लगता है, तो इस पर एक बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, F बल लगेगा, F बल लगेगा। यह आवेश हुआ, आवेश के कारण उत्पन्न हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर क्या हुआ कि एक और बिंदु मान लो, ये बिंदु, इसको ए बिंदु मान लो, और इससे ही थोड़ा और अंदर आकर एक रेखा बी माने, ठीक है, ये रेखा ए माने और एक बी माने, पॉइंट मतलब ए माने और बी माने, और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश, यहाँ पर क्या, बिंदु ए पर हमने क्या माना है, परीक्षण आवेश Q0, और बल तो लग ही रहा है। अब इसमें होता है विस्थापन, जब इसमें विस्थापन होता है तो विस्थापन r दूर जितना होता है तो इसमें विस्थापन होगा dr जितना, dr जितना क्या होता है, विस्थापन होता है इसमें। तो विस्थापन हो गया, ये बिंदु ए हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो रही है। तो इसका चित्र ऐसा ही है शायद, हाँ इतना ही है, बस ऐसा ही है, हो गया। एक आवेश लेना है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, और उस तीव्रता पर कोई भी परीक्षण आवेश मान लेंगे, तो ए मान लिया, और इसे थोड़ा दूरी विस्थापन करेंगे तो बी मानेंगे, dr दूरी जितना विस्थापन, अगर इसको यहाँ पर परीक्षण आवेश को यहाँ से अगर खसकाया जाता है तो dr दूरी जितना विस्थापन मतलब विस्थापित किया जाता है। अब आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल लगता है, तो बल लिख, बल इधर भी लिख दो, तो इसका चित्र ऐसा ही होगा। अब अपने इस चित्र में क्या क्या बनाए उसी को लिखना है। तो आपने सबसे पहले माना कोई Q आवेश है, तो माना कि बिंदु O पर, और बिंदु यहाँ पर इस बिंदु को O मान लो, तो लिखो क्या, माना कि बिंदु O पर, कहाँ, माना कि बिंदु O पर कोई आवेश है, और बिंदु O पर Q आवेश है, माना कि बिंदु O पर Q आवेश है, Q आवेश है, जिसके कारण
Q आवेश है जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण उत्पन्न, अभी आवेश है इसके कारण E उत्पन्न हुआ तो ये वही लिखेंगे, जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E, इस आवेश के कारण यह उत्पन्न हो रहा है तो इसलिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र E है। बिंदु ए पर परीक्षण आवेश और एक और बिंदु माने है बी, तो लिखेंगे क्या कि इसमें दो बिंदु ए और बी है, जिसमें दो बिंदु ए और बी है, ए और बी है, और बी पर परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश बी, परीक्षण आवेश को बी पर लो, बी है जिसमें बी पर क्या है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। ये हो गया, इसका चित्र बस इतना ही है। अब क्या लिखेंगे कि क्यू आवेश पर ई के कारण लगा बल, क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र ई के कारण आवेश पर लगा बल, तो इतना तक तो हो गया। अब लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई के कारण, विद्युत क्षेत्र ई के कारण क्यू पर लगा बल, क्यू पर लगा बल, ई के कारण क्यू नॉट पर न लगा, इसके कारण बल इस पर लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र ई के कारण क्यू नॉट पर लगा बल, बल क्या लग रहा है, एफ बल लग रहा है, किसके कारण, ई के कारण, किस पर लग रहा है, क्यू नॉट आवेश पर, क्यू नॉट आवेश, तो ई क्यू हो गया। यहाँ पर डॉट होगा। परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, कहाँ लग रहा है, ई की दिशा में, देखिए ई की दिशा में, यानी बल जो लग रहा है इस पर से इधर लग रहा है, इधर ई की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर और है तो बल भी उधर ही लग रहा है, तो एफ इक्वल टू ई डॉट क्यू नॉट, और कहाँ लग रहा है, ई की दिशा में, ई की दिशा में अगर उसी के दिशा में लग रहा है तो माइनस का साइन नहीं होगा, वहीं अगर यह बल इधर लगता, इधर, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना होता, लेकिन इसी के दिशा में लग रहा है तो माइनस का साइन नहीं लगेगा, तो एफ बराबर ई क्यू नॉट हो गया। अब क्या किया जाता है, इस आवेश को इधर विस्थापित किया जाता है, मतलब परीक्षण आवेश बी है, परीक्षण आवेश यहाँ से बी है, और इधर खसकाया जाता है, इस आवेश को ऐसे ऐसे ले जाया जाता है, कहाँ, ए की तरफ, तो भी ई की दिशा में, जब उसी के दिशा में तो इसमें भी माइनस का साइन नहीं लगेगा, तो लिखेंगे क्या, क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को डी आर जितना, डी आर दूरी जितना एक की ओर विस्थापित किया जाता है, और क्यू नॉट आवेश को डी आर जितना एक की ओर विस्थापित किया जाता है, जब विस्थापित किया जाता है तो क्या लगता है, कार्य लगेगा, कार्य होगा, डी आर दूरी जितना विस्थापित हो रहा है तो इस पर कार्य भी कितना लगेगा, डी जितना, मतलब हम छोटा से खसका रहे हैं तो कार्य भी छोटा ही होगा, तो डी आर जितना खसका रहा है तो इससे कार्य भी डी डब्ल्यू जितना होगा, तो कार्य क्या होता है, कार्य तो होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है कार्य। अब विस्थापन हो रहा है डी आर जितना, तो डी आर लिख लिए, और इस पर बल भी लग रहा है एफ, तो यहाँ पर बल लिख लिए, क्या, एफ बल लिख लिए, और हम जब कार्य छोटा सा दूरी के लिए खसकाएंगे तो कार्य भी छोटा होगा, इसलिए कार्य यहाँ डब्ल्यू होगा, तो वही डब्ल्यू के बदले
डी डब्ल्यू लिखेंगे। डी डब्ल्यू का लिखे क्योंकि हम छोटा सा कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डी डब्ल्यू हुआ। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर अगर हम फर्स्ट माने तो इस डी डब्ल्यू में एफ का मान को रख देंगे, इस एफ के मान को रख देंगे। और देखो तो डी डब्ल्यू और एफ का मान कितना है, इतना। तो ई क्यू नॉट और फिर ई क्या हुआ, डी आर। दूरी जितना विस्थापन हो रहा है, और ये हम कहाँ से लाए, समीकरण फर्स्ट से लाए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आया। ठीक, अब देखो, अब इस आवेश को कार्य इधर ला देते हैं, डी डब्ल्यू और इस परीक्षण आवेश को हम इधर ला देते हैं, परीक्षण आवेश को इधर ला दिए और ई हो गया, और डी आर तो है ही, डी आर ऐसे ही रहेगा। अब बताओ, ये परीक्षण आवेश पर कार्य लग रहा है, ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, भी का। मतलब कि किसी आवेश पर, आवेश के लिए किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तो v इक्वल टू अब क्या पढ़े हैं, v इक्वल टू पढ़े हैं डब्ल्यू बटा क्यू, मतलब आवेश और कार्य का, कार्य बटा आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। तो इसके बदले हम विभव भी लिख सकते हैं। अब भी कौन सा लिखेंगे, बड़ा वाला नहीं, क्योंकि कार्य हम छोटा कर रहे हैं तो विभव भी क्या होगा, छोटा ही होगा। हाँ, तो कार्य हम छोटा कर रहे हैं तो विभव भी छोटा ही होगा। तो भी के पहले हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। डी क्या करता है, छोटा कर देता है, मतलब हम छोटे चीज के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी भी हो गया, और ये तो हिले है, और ये क्या, डी आर, ये सब वेक्टर ही है, इसको वेक्टर मान लो। नहीं, हो गया, इतना ही तक हो गया। अब देखो, अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी दो अवयव के बीच अगर डॉट से गुणा हो, तो अगर उसको हम बदले, अगर ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर हो और ए डॉट बी गुना हो रहा है, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा हो जाता है। क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो वही वेक्टर का कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। जब आवेश के बीच गुना हो रहा है तो इसमें भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोलते परिमाण, डी भी और हो गया ई डी आर और कौन, तो कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा वो देखिए, डी भी इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा हो गया। अब इसमें थीटा कितना होगा, ई कहाँ है, इधर ही ई जा रहा है, और विस्थापित कहाँ हो रहा है, उधर ही विस्थापन हो रहा है। विस्थापन भी क्या हो रहा है, उधर ही, इसी पर हो रहा है विस्थापन। अब ई हो गया, और विस्थापन भी इसी पर ही हो रहा है, मतलब इसी पर हो रहा है क्या, विस्थापन। जब बिंदु हो गया, अगर कोई, अगर यहाँ पर कोई रेखा ड्रॉ करे तो इसके कारण डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसके लंबवत हम कर रहे हैं। और फिर अगर हम इधर की ओर करें तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, और फिर उसी के दिशा में हो रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और डी आर की दिशा एक ही है। जब एक ही है, उसी दिशा पर हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो थीटा आया है, तो थीटा का मान कितना है, इधर 180 डिग्री है, तो उसी के दिशा पर हो रहा है, उसके प्रति समांतर हो रहा है। तो यहाँ पर थीटा होगा 180 डिग्री। तो इस थीटा के बदले 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी भी और ई डी आर, ई डी आर कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। अगर देखिए 11th क्लास में कॉस अगर 90 प्लस 90, कॉस को हम 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। अब 11th क्लास में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कहता है, कॉस अगर 90 प्लस थीटा हो, कॉस 90 प्लस थीटा हो तो हो जाता है क्या, तो बदल देता है, ये होता है क्या, बस याद करो, कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, निकालेंगे तो ज्यादा समझ जाएगा। डी भी और ये जगह ई डी आर, और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो माइनस के साथ गुना हो जाएगा क्या,
dv माइनस ई डी आर। अब इसमें क्या करना है, ई को इधर कर दो, हाँ, इसको इधर कर दो। अगर ये ऐसे ही रहने दे, डी आर को इधर विस्थापित करे, मतलब इधर लाए, तो कोई भी चीज बराबर के उसका गुना में रहता है तो बराबर के इस पर आएगा तो भाग में बदलेगा, तो इसलिए डीवी हो गया, डीवी को इधर, डी आर को इधर खसकाते हैं, ये हो गया डी आर, तो बचा क्या, माइनस ई, माइनस ई हो गया। अब इसको इधर से उधर भी तो कर सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, डीवी डी आर, और इस माइनस साइन को इधर लगा दो, तो यही क्या हुआ, संबंध निकल गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये तो यहाँ तक हो गया, इसके बीच का संबंध इतना ही है। लेकिन अगर खाली परिमाण निकालना हो तो इसमें मॉड लग जाता है, तो वही ई मॉडुलस डीवी अपॉन डी आर, जब मॉड में लग जाएगा तो, जब इसमें मॉड लग जाएगा तो इस सबको पॉजिटिव कर देगा, तो ई बराबर डीवी अपॉन डी आर हो जाएगा। सिर्फ परिमाण के लिए पूछे तो यह भी करना है और मॉड लगाकर इतना तक बदल देना है, तो परिमाण में भी हो जाएगा। और यहाँ तक तो वो है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव संबंध यहीं तक लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा तो यही लिखना पड़ेगा, क्या कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध का व्यंजक है, विद्युत विभव में संबंध है, ये यहीं तक हुआ। परिमाण में भी होना, परिमाण में अगर पूछा जाए तो इसके ऊपर मॉड लगा देंगे तो माइनस साइन को हटा देगा और ये सब मान पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ तक ही यही है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। अब इसी को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। इसे भी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में संबंध जो निकला जाता है, तो इसी को हम विभव प्रवणता भी कह सकते हैं। इसी के संबंध को ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ तक ई फॉर्मूला, ई डेरिवेशन ई हुआ, तो आपको समझ आया होगा। अब चलिए आगे। अब हम इसी को विभव प्रवणता भी कह सकते हैं, वो भी टॉपिक लिखो, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तो कैसे लिखेंगे, जब विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन होता है, जब विभव में दूरी के साथ परिवर्तन, अधिकतम परिवर्तन होता है, अधिकतम परिवर्तन होता है तो उसे विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, जब विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन हो तो उसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। यहाँ विभव प्रवणता बराबर क्या आता है, अगर विभव प्रवणता को लिखा जाए तो dv अपॉन dr, हम दूरी r लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर r होगा। अगर यहाँ पर दूरी हम x लेते तो यहाँ पर भी x लिखना पड़ता, तो ये क्या है, dv अपॉन dr, ये अधिकतम मान के लिए। तो ये हो गया क्या, विभव प्रवणता। अब इसके मात्रक की बात करें, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा, विभव का, ये क्या है, विभव है, ये क्या है, दूरी है, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का होता है
मीटर, तो इसे वोल्ट प्रति मीटर भी तो कह सकते हैं, इसे वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हैं। और इसका विमीय सूत्र, ये मात्रक हुआ और इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। और वोल्ट का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। ये क्या होता है? विमीय सूत्र के लिए विभव का मात्रक इतना होता है, मतलब विमीय मात्रक, और मीटर को किसे सूचित करते हैं? एल से। ये एल हुआ। अब देखिए एल से एल कट भी सकता है, तो इधर काटेंगे इधर काटेंगे, तो मतलब दो एल में से एक एल कैंसिल हो गया, तो एक एल बचा, तो एम एल टी -3 ए पर पावर -1। तो इसकी विभव प्रवणता का विमीय सूत्र इतना होता है। उसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और उसका विमीय सूत्र एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 होता है। तो इसका विमीय सूत्र हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या टॉपिक है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप 9th क्लास या 11th क्लास में दो गति पढ़ेंगे, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, जिसमें गतिज में कहता है गति के कारण परिवर्तन होता है, स्थितिज में स्थिति के कारण परिवर्तन होता है। लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी विद्युत के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि इसका परिभाषा होता है वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ये कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र का ऐसे वैद्युत क्षेत्र हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, और उसी के विरुद्ध किया, तो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब क्या करते हैं? इसके इस दिशा में हम वैद्युत बल लगाते हैं, इधर हम कार्य करते हैं। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है और हम कार्य इधर से लगा रहे हैं, तो हमको उससे लड़ना पड़ेगा, मतलब उससे विरोध करना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अब इसे हम किससे दर्शाते हैं? तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसमें अलग अलग आवेशों के कारण, कई सारे आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाला जाता है। तो इसका कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है। तो इसे दर्शाते किससे हैं? इसे U, बड़ा वाला U या UE, इलेक्ट्रिक, मतलब वैद्युत क्षेत्र में लग रहा है तो इसे ई भी लग रहा है, तो इसे बड़ा वाला U या UE से सूचित किया जाता है, से U या से सूचित किया जाता है। इसे सूचित करते हैं UE या U से सूचित किया जाता है।
दूसरा चीज इसका मात्रक क्या है, मतलब ई वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा का राशि की बात करें, यह एक कौन सी राशि है, ऊर्जा तो अदिश राशि होती है, तो ये क्या होगा, अदिश राशि है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। इसे यू या यू से सिद्ध किया जाता है, यह एक अदिश राशि है और इसका एस आई मात्रक जूल होता है, क्योंकि यह ऊर्जा है, ऊर्जा के कितना भी प्रकार ले लेकिन इसका मात्रक जूल ही होगा। तो इसका मात्रक वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल होता है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा इसे सिद्ध करते एक अदिश राशि है, इसे इसका मात्रक जो होता है कि जूल होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, या फिर विमीय मात्रक को लिख लो, विमीय मात्रक ml स्क्वायर t पावर -2 a पावर -1 होता है। ये नहीं होगा, तो इसे ईवी से सिद्ध करते हैं, यह अदिश राशि है, इसका मतलब जूल होता है, इसका विमीय मात्रक ml स्क्वायर t पावर -2 होता है। ठीक, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में बस इतना ही था। लेकिन अब क्या करना है, बहुत सी स्थिति में वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है। अब निकालना पड़ेगा क्या, दो आवेश के कारण, मतलब जब दो आवेश हो तो उसके कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा, फिर 3 आवेश के लिए निकालना पड़ता है, फिर अनेकों आवेश के लिए निकालना पड़ता है, फिर वैद्युत क्षेत्र के लिए, मतलब इससे अब बहुत सारा टॉपिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालने वाला। इसके बाद बहुत सारा डेरिवेशन, लगभग 7 से 8 डेरिवेशन सिर्फ वैद्युत स्थिति ऊर्जा पर ही है। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा को बस इतना ही है, लेकिन अब इससे आगे क्या होगा, इससे ही बनने वाले अनेकों डेरिवेशन है। तो आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है, इसका मात्रक या SI मात्रक क्या है, ये सब। अब हमको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत स्थिति दो आवेश के कारण अब हमको निकालना है। अब हमको कैसे निकालना है, दो आवेशों के निकाल के कारण, जब आवेश क्या हो, दो हो, तो उसके कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो इधर लिखी दो कि दो आवेशों के निकाय के कारण, दो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में निकालना है, दो आवेश के कारण। उसके बाद है तीसरा, मतलब पहले इसके कारण पहले निकालो, तो दो आवेश के निकाय के कारण निकालना है क्या, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो आवेश मानेंगे, कब आवेश, दो, तो अनंत में, मतलब कहीं भी अनंत में, निर्वात में, निर्वात क्या होता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, तो वैसे ही जगह को निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में अनंत स्थिति पर कोई दो आवेश मानो, दो आवेश यहाँ से यहाँ तक, इसको Q1, ये Q2 क्या है, R दूरी पर है, क्या है, R दूरी पर है, लेकिन ये क्या है, निर्वात में है। निर्वात में कौन भी अनंत स्थिति पर यहाँ पर Q1 आवेश और Q2 आवेश माना गया है। और इसे ये भी बिंदु मान लो। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या, इसमें कुछ ज्यादा कठिन चित्र तो नहीं है, तो बस अनंत में दो आवेश लेना है और उसके कारण विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो लिखेंगे माना कि, मतलब इसको आप क्या कर रहे हो, मान ही रहे हो, तो लिखोगे माना कि निर्वात में अनंत स्थिति पर, या फिर अनंत नहीं मानो, उसको बाद में मान लेंगे। माना कि निर्वात में R दूरी पर, माना कि निर्वात में Q1 तथा Q2 आवेश एक दूसरे से
एक दूसरे से बिंदु ए तथा बी पर बिंदु ए तथा बी पर स्थित है। बी पर एक दूसरे से आर बिंदु पर स्थित है। अब प्रारंभ में देखो, अब पहली स्थिति में पहले तो मान लो कि ई नहीं है, ये आवेश है, तो पहले हम मान लेते कि किसी अनंत स्थिति में Q1 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। अब पहले ई मान लो कि नहीं है और खाली ई है, तो इसको जब हम अनंत से लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब जब हम इसको लाएंगे तो इधर तो कोई विभव नहीं है क्योंकि ये अनंत से अभी न ला रहे हैं। तो अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर पहले इसको लिखो कि प्रारंभ में Q1 तथा Q2, प्रारंभ में Q1 तथा Q2 अनंत स्थिति पर है। अनंत स्थिति पर है। अनंत स्थिति पर है। तब क्या किया जाता है, इस आवेश को, तब Q1 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। अनंत से ए पर लाया जाता है। ए पर लाया जाता है। पहले प्रारंभ में मान लेना है Q1 Q2 आवेश जो होता है अनंत पर लाया जाता है। अब क्या किया जाता है, Q1 आवेश को बिंदु ए पर लाते हैं अनंत से, तो बिंदु ए पर लाया जाता है। तब कार्य क्या होगा, ए पर लाया जाता है तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य W, किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, V और Q, मतलब विभव और आवेश का गुना। देखिए कैसे, जब विभव में क्या होता है, कार्य तथा आवेश का अनुपात होता है। वहीं जब हम V को इधर, मतलब जब हमको वर्क निकालना है तो इसको हम इधर छेदेंगे तो भाग में है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो गुणा में बदल जाता है। तो उसी हिसाब से ही W बराबर V इंटू Q हुआ है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हुआ, V इंटू Q हुआ, Q नहीं Q1। जैसे इसको हम Q1 माने हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हमको Q1 देना पड़ेगा। तो इसके कारण कार्य क्या हुआ, V इंटू Q1 हुआ। अब क्या करना है कि Q1 आवेश को लाने से पहले जब हम इसको लाए थे तो यहाँ पर कोई भी विभव नहीं था, तो लिखेंगे क्या, बिंदु ए पर Q1 आवेश को लाने से पहले जब ये अनंत पर था, Q1 आवेश जब अनंत पर था, जब इसको हम बिंदु ए पर नहीं लाए थे तो यहाँ पर कोई विभव उपस्थित नहीं था। तो बिंदु ए पर Q1 आवेश के लाने से पहले विभव शून्य था, विभव नहीं था, मतलब विभव शून्य था, यानी V इक्वल टू क्या था, 0 था। मतलब इधर जब इसको हम लाए अनंत से तो यहाँ पर कोई भी विभव नहीं था। जब हम Q1 आवेश के लाते तब न विभव हुआ, लेकिन इसके आने से पहले कोई विभव नहीं था, तो इसलिए V इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अगर हम इसके कार्य को W1, ये W है, इसको अगर हम W1 मान ले, W1 और V क्या है, 0 है, तो 0 कौन सा आवेश, Q1, तो 0 के साथ किसी में गुना हो जाएगा तो W1 बराबर क्या हुआ है, 0। मतलब जब हम पहली आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाए तो यहाँ पर विभव नहीं था, जब विभव नहीं था तो विभव 0 था। तो इस सब के कारण जो कार्य होगा क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या करते हैं, अब Q1 आवेश, अभी Q1 आवेश को इधर लाते हैं, मतलब बिंदु मतलब Q1 आवेश के कारण इस B पर विभव,
Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण B पर विभव और उसके कारण जब एक आवेश के कारण यहाँ पर हम विभव निकाल रहे हैं तो ये कैसा कार्य करेगा, मतलब बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। तो Q1 आवेश के कारण B पर विभव बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, तो इसे V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पर होगा क्या Q1 और दूरी क्या होगी R, दूरी क्या हो गई R होगी। और इसको मानो समीकरण नंबर 1। अब Q1 आवेश के कारण हमने क्या किया है, विभव निकाल दिया है। अब देखो, अब यहाँ पर तो Q1 आवेश का काम हुआ खत्म। अब क्या करना है, अब Q2 आवेश के लिए निकालना है। तो क्या लिखा जाएगा कि अब जब इस Q1 को पहले लाए तो यहाँ पर V 0 था। अब वही क्या कि Q1 को अगर हम V के लिए निकाले तो इसके कारण विभव V1 आ गया। अब क्या करना है, अब Q2 आवेश को लाना है। जब Q2 आवेश को लाएंगे तो पहले से ही यहाँ पर V उपस्थित है, तो समीकरण 1 मान ले और आगे बढ़ाए तो Q2 आवेश को क्या ला रहे हैं, अनंत से मतलब यहाँ पर ला रहे हैं। तो Q2 आवेश को B बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, B बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। अब इसको W2 मानो, W2। और जब Q2 आवेश आया है तो उसके कारण विभव कितना है, V1 विभव है। और कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q2 आवेश, तो किसके साथ गुना होगा, Q2 के साथ गुना होगा। अब क्या करो कि अब यहाँ पर V1 का मान यहाँ पर लिख दो, तो W2 और V1 का मान इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 आवेश है और क्या है R है और गुणा के साथ करना है Q2 के साथ। कहाँ से है, समीकरण 1 से। अभी क्या हुआ, हम एक W1 निकाल लिए, W2 निकाल लिए। अब क्या करना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब क्या करेंगे हम, अब Q1 आवेश के कारण कार्य इतना है, Q2 आवेश के कारण कार्य इतना है। तो लिखेंगे अब Q1 एवं Q2 आवेश के कारण विभव, Q2 आवेश के कारण विभव, Q2 आवेश के कारण विभव क्या होगा, अगर इसको हम कारण विभव नहीं, स्थितिज ऊर्जा। अब जब भी वो कार्य हो रहा है तो एक बड़ा सा W मान लेंगे, ये क्या हुआ W, मतलब इन सब के लिए W1 प्लस W2 कुल स्थितिज ऊर्जा हम चाह रहे हैं। तो अब W का मान, अब W1 में क्या है, W1 का मान 0 है और W2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R है। अब 0 के साथ गुना करेंगे तो W और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। अब वैद्युत क्षेत्र में, अब इसका परिभाषा ही हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होता है। तो हम इसके विरुद्ध हम कार्य किए हैं, तो यही क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा। इसको हम U भी तो लिख सकते हैं, U लिख दो या फिर UE लिखो या फिर W लिखो। क्या है, मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र में विरुद्ध किया गया कार्य, तो इस कार्य को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कर देंगे। और इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। अब इन सबके बदले खाली बड़ा वाला U लिखो और ई मान लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। तो यही क्या हुआ, दो आवेशों के निकाय के कारण
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? यह दो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। दो आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वही Q इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2/R। देखना गलती से कहीं R² R³ मत कह देना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। इससे क्या क्या स्थिति होती है, कब मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इससे स्पेशल केस क्या बोलते हैं, इससे संबंधित क्या क्या स्पेशल केस मतलब स्पेशल स्थिति से क्या क्या स्थिति होगी। पहला चीज इसका मान धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, वो देखते हैं कि जब दोनों आवेश जब Q1 तथा Q2 आवेश जब Q1 तथा Q2 आवेश सजातीय हो तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। जैसे अगर Q1 तथा Q2 क्या है, एक सजातीय है तो इसके कारण जो विभव होगा मतलब इसके कारण जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा वो धनात्मक होगा। अगर कोई रेखाखंड यहाँ पर 0 है तो इधर क्या होता है, धनात्मक संख्या बढ़ती जाती है और इधर क्या होती है, अनंत मतलब इधर ऋणात्मक संख्या होती है। तो वही जब Q1 तथा Q2 आवेश सजातीय हो मतलब समान आवेश, अगर यह आवेश अगर Q1 आवेश भी धनात्मक है, Q2 आवेश भी धनात्मक है, Q2 आवेश भी धनात्मक और Q1 आवेश भी धनात्मक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। या फिर अगर ऋणात्मक है Q2 आवेश क्या है, ऋणात्मक, मतलब दोनों की जाति क्या हो गई, समान हो गई, यानी सेम आवेश है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। और दूसरा पॉइंट, जब Q1 तथा Q2 विजातीय हो, अलग अलग हो, विजातीय हो, तो U का मान क्या होगा, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर आवेश ऐसा है 1/4πε0 और एक आवेश धनात्मक है, एक आवेश ऋणात्मक, मान लो एगो धनात्मक आवेश है, मतलब एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो प्लस से गुना माइनस के साथ होता है, तो माइनस से तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। वही मतलब विजातीय आवेश हो तो उसका मान क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि U का मान जब Q1 तथा Q2 विजातीय हो तो क्या हुई, ऋणात्मक मान होगी। मतलब 0 से छोटा क्या होता है, सब ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक होगी। तीसरा पॉइंट, ये किसके समानुपाती होता है, दूरी के समानुपाती होता है, वृत्त का समानुपाती होता है। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। तो वृत्त का समानुपाती किसके होता है, दूरी के, तो वृत्त का समानुपाती R, ना कि ना वर्ग होगा ना घन होगा, खाली दूरी का वृत्त का समानुपाती होता है। ठीक। अब दूसरा चीज,
अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, जब सजातीय आवेश को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तब क्या होता है। मतलब ये दोनों आवेश माने हो, ये क्या है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। जब दोनों को पास पास लाया जाता है, मतलब ये इतना दूरी पर है, अगर हम इसको पास पास लाए और इधर लाए तो जैसे ई छोटा हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा, तो इसके कारण दूरी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, दूरी छोटी हो जाएगी। जब दूरी छोटी हो जाएगी तो आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। दूरी कम तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, वही दूरी ज्यादा होगी तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटेगी। देखिए जब यू क्या होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यू आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ई छोटा होगा तो, जब आर जब छोटा तो यू क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब आर का मान बढ़ेगा, यू का मान घटेगा। तो जब सजातीय आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। दूरी कम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। वहीं दूरी को अगर हम और बड़ा कर दे, जिसके कारण आर क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। जब जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो यू का मान छोटा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो ये इसको भी बिल्कुल लिख देते हैं। जब सजातीय आवेश को नजदीक लाते हैं, नजदीक लाने पर यू धनात्मक होगा, यू धनात्मक और तथा अधिक होगा। यू का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। वहीं पांचवा पॉइंट में विजातीय आवेश को लाएंगे तो वो हमेशा कम ही होगा, और जब विजातीय आवेश को लाएंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस के साथ जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही होगा। तो आप दूरी को घटाओ या दूरी को बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान हमेशा कम ही आएगा। तो जब विजातीय आवेश को नजदीक लाया जाता है, नजदीक लाया जाता है, विजातीय आवेश को नजदीक लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से 5 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन का जवाब बताइए। यदि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समीप लाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या नहीं मालूम। या फिर अगला क्वेश्चन है, चलो अगला है कि यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा प्रोटॉन को समीप लाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या शून्य होगी। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, 3 आवेश के कारण विभव। कल का 3 आवेश के कारण विभव, 3 आवेश के कारण, 3 आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और अगला क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में मतलब बाहर के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक और चीज, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला टॉपिक, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में 2 आवेश की स्थितिज ऊर्जा, 2 आवेश की स्थितिज ऊर्जा। ये सब डेरिवेशन ही है। और कल का लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत
क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, मतलब कल 1 2 ये तो डेरिवेशन नहीं है, 1 2 3 4, मतलब कल भी हम लोग 4 डेरिवेशन देखे और आज हमने 2 डेरिवेशन देखा। पहले वीडियो में बिंदु राशि के कारण और कल देखे थे 4 गो, आज देखे 2 गो, मतलब कितना हुआ 7 गो हो गया। अब तक आपने 7 गो डेरिवेशन पढ़ लिया और फिर कल भी 3 गो या 4 गो खत्म हो जाएगा तो जाएगा 10 गो, मतलब इसमें तो शायद 18 या 19 गो है डेरिवेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।